आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम देखेंगे, पहले देखेंगे विधायिका जो चैप्टर नंबर 5 है उसका भाग 2 इसी वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि 2-4 ही क्वेश्चन बचे हैं उस भाग में, इसलिए एक अलग वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और संवाद अध्याय नंबर 7 ये उसका दूसरा भाग इसी वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। ये दो जो भाग हैं, दोनों चैप्टरों के दो जो भाग हैं वो इसी वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। जो आपके थोड़े थोड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसमें हम देखेंगे पहले विधायिका के बारे में, यानी जो बचा हुआ क्वेश्चन था विधायिका का। उसके बाद हम संवाद का दूसरा पार्ट रिकॉर्ड इसी वीडियो में होगा। साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर देखेंगे, सेकंड पार्ट रिकॉर्ड हो रहा है ये विधेयक का। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये नोट्स कैसे लग रहे हैं। साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर होता है, ये प्रीवियस में भी पूछा गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पहले हम साधारण विधेयक पे बात कर लेते हैं। साधारण विधेयक में ऐसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी पुनः स्थापित किया जा सकता है, यानी जो साधारण विधेयक होता है उसे लोकसभा में या राज्यसभा में दोनों में से कहीं भी आप इसे स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, यह बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति या संतुष्टि के पुनः स्थापित हो जाता है। तीसरा, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, यानी जो साधारण विधेयक है उसे राज्यसभा जो है उसके द्वारा संशोधन या अस्वीकृत किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है इसमें, जो राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, यानी इसे साधारण विधेयक को जो राज्यसभा है वो 6 माह तक का रोक सकती है इसे। पांचवा पॉइंट है, इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, यानी इस साधारण विधेयक को अगर राज्यसभा में कोई भेजता है तो उसे भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। छठा पॉइंट है, इसे स्वीकृति प्रारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, यानी इस साधारण विधेयक को क्या होता है पारित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं, अंतर बताने होते हैं। अब आपको देखने हैं धन विधेयक क्या होता है। धन विधेयक यानी पैसे, मनी बिल आप कह सकते हैं, मनी बिल। धन विधेयक इसे सिर्फ लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, यानी जो धन विधेयक होता है सिर्फ लोकसभा में स्थापित किया जाएगा। जो पहली बार लोकसभा में ही स्थापित होगा, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाता है ये। इसे राष्ट्रपति की संतुष्टि से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, यानी जो राष्ट्रपति उसे संतुष्ट होता है कि हाँ ये धन विधेयक ठीक है, तभी इसे स्थापित किया जा सकता है। इसमें राज्यसभा का कोई संशोधन नहीं दे सकती, यानी जो राज्यसभा है वो कोई भी संशोधन नहीं दे सकती इस धन विधेयक में। इसे राज्यसभा का अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है, यानी जो धन विधेयक है उसे राज्यसभा कैसे कर रोक सकती है, सिर्फ 14 दिन के लिए, और 14 दिन के बाद वो मतलब खुद ही विधेयक पारित हो जाएगा। इसे अध्यक्ष से प्रमाण की ज़रूरत होती है, यानी जो संसद का अध्यक्ष होता है उसको प्रमाण की ज़रूरत होती है। इसे अस्वीकृति या पारित तो किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता, यानी इसे स्वीकृति, इस धन विधेयक को स्वीकृति या पारित किया जाएगा तो उसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। एक स्टार पॉइंट है, ये अनुच्छेद 1 नंबर में प्रीवियस में पूछा गया था। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 1 में धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, यानी इस अनुच्छेद का कहने का मतलब है कि जो धन विधेयक है वो अनुच्छेद 1 में प्रक्रिया में कहता है कि जो धन विधेयक है वो राज्य में पहले पेश नहीं किया जाएगा, पहले वो लोकसभा में पेश होगा। फिर लघु विधायिका क्या है। लघु विधायिका देखेंगे हम कि लघु विधायिका क्या है। इसमें आप ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही कार्य करती है, आप ऐसे लिखेंगे इसकी परिभाषा, इसलिए इसके पास सीमित समय होता है।
यानी जो संसद है वो केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही काम करती, इसलिए उसके पास सीमित समय होता है। किसी कानून को बनाने, उसे लागू करने के तरीकों पर अधिक ध्यान और समय देने की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसको करने के लिए ना संसदीय समिति बनाई गई, जिसे इन्हीं को लघु विधायिका कहते हैं, यानी छोटी विधायिका आप एक तरह से मान सकते हैं। कि जब संसद को क्या होता है, अपने अधिवेशन के दौरान ही कार्य करेगी, जब तक वो संसद मतलब संसद में लोग चुनाव है, सरकार है, अपना अधिवेशन चल रहा है, जब तक ही कार्य करेगी, उसके पास सीमित समय होगा। अब क्या होगा, जब सरकार को किसी कानून बनाने या इसे लागू करने के ऊपर अधिक ध्यान देना होता है, अगर कोई कानून बन रहा है तो उस पर अधिक ध्यान देना होगा, समय देने की आवश्यकता होती है। इसलिए इसको करने के लिए संसदीय समिति बनाई गई है, इन्हें ही लघु विधायिका कहते हैं। अब राज्यों में विधायिका की क्या रचना है, ये प्रीवियस में ये 4 नंबर में पूछा गया था, बहुत छोटा सा ही आंसर था इसका। राज्यसभा में विधायिका की संरचना या रचना संरचना कैसी है, ये ऐसे पूछा गया था। बड़े राज्यों में विधायिका 2 भाग होते हैं, यानी जो बड़े स्टेट होते हैं उनके 2 भाग होंगे। पहला विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। पहले विधानसभा आप देख लें। विधानसभा, इसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी जो विधानसभा का चुनाव होता है जनता चुनती है। इसमें जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाता है, यानी जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा कि हाँ ये आप मुख्यमंत्री हैं। विधान परिषद में क्या है, ये बड़े राज्यों में होती है, यानी बड़े बड़े जो स्टेट होते हैं उनमें होता है। इसका निर्माण विधानसभा और संसद की सहमति से होता है। इसका निर्माण यही तक था। ये नहीं है, हाँ ये है। संसद समिति के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, ये भी प्रीवियस में पूछा था, और ये 4 नंबर में ही पूछता है, इसलिए मैंने 5 पॉइंट ही लिखे हैं। इसमें है विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है इसमें, और इसके 4 ही कार्य हैं। एक पॉइंट आप हटा भी देंगे तो ये 4 जरूर लिखें। ये समितियां केवल कानून बनाने के लिए नहीं, ये संसद के जो दैनिक कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बजट पेश करने में बनाते हैं, कानून बनाती है अधिकतर समितियां। तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों का अध्ययन, विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्चों की जांचें, भ्रष्टाचार के मामले की पड़ताल इत्यादि, ये सारी कार्य समिति जो है संसद समितियां, ये सभी काम करती हैं। जो स्थायी समिति है विभिन्न विभागों के कार्यों, उनके बजट, खर्चे तथा उनसे संबंधित विधेयकों को देख रेख करती हैं। जो स्थायी यानी जो परमानेंट समितियां हैं वो। संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विषय पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया जाता है। ये इतना ही है कि जो संसद की समिति है, संयुक्त संसदीय समितियों का जो गठन हो रहा है वो किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा, मतलब उस पर बहस हो रही है, विचार हो रहा है, चर्चा हो रही है। वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए, जो वित्तीय अनियमितताएं हैं उनकी जांच के लिए किया जाता है। ये संसद समिति का कार्य है। एक कानून बनाना भी कार्य है, जो हमने ऊपर वो लिखा है, धन विधेयक, प्रस्तुत विधेयक, ये सभी विधेयक, खर्चा, बजट इत्यादि को बनाना भी एक संसदीय समिति का कार्य है। अब उसके बाद है, हाँ इसके बाद है चित्र है, ये मानचित्र। आप ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। ये एक चित्र है एनसीईआरटी पे, ये पेज नंबर 108 पे है। हाँ जी बिल्कुल 108 पे, पेज नंबर 108 पे आप देखें। एनसीईआरटी से ही मैं पढ़ाता हूँ तो एनसीईआरटी से ही मैं देख लूँगा, सॉल्व बुक में किस पे होगा ये नहीं मुझे पता। ये वाला चित्र आप देखें, आप ये एनसीईआरटी में ही है, देखें ध्यान से इस चित्र को। ये वाला चित्र, इसमें एक मंच है, मंच के समक्ष खड़े हुए व्यक्ति विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रीगण हैं, यानी ये मंच है, ये आपको दिख रहा है ये वाला, एक मिनट अब शायद दिखे, हाँ ये मंच है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा मंच है। इसमें जो जितने भी मंत्री हैं ना, ये सारे मंत्री,
क्या है, मंत्रीगण है, सब मंत्रालयों के जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं ना सरकार के, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जो इतने भी मंत्रालय ना उनके सभी मंत्रीगण है ये सब। पहला क्वेश्चन इसमें यही बनता है कि मंच के समक्ष खड़े हुए व्यक्ति किस क्या प्रदर्शित करते हैं, तो ये विभिन्न मंत्रीगण हैं, मंत्रालयों के मंत्रीगण हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये व्यक्ति अपने अपने मंत्रालयों के लिए धनराशि लेने के लिए खड़े हैं, यानी ये व्यक्ति मंच के साथ क्यों, यानी संसद के सामने क्यों खड़े हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन है। ये खड़े क्यों हैं, ये पोटलियाँ देख रहे हैं आप लोग, ये धन की पोटलियाँ हैं, ये संसद का है हेड जो धन बांटता है। ये व्यक्ति अपने मंत्रालयों के लिए, यानी जो ये व्यक्ति हैं वो अपने मंत्रालयों के लिए क्या करते हैं, धनराशि लेने के लिए खड़े हैं। ये विनम्र लग रहे हैं इसलिए ताकि अपने मंत्रालयों से अधिक अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, यानी अधिक से अधिक अपने मंत्रालय के लिए धन प्राप्त कर सकें। अब तीसरे में है, कार्टून संसद की वित्त पर नियंत्रण की शक्ति को प्रदर्शित करता है, यानी ये कार्टून किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये चीज़, ये कार्टून किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये संसद की वित्त पर नियंत्रण, यानी जो पैसों पे नियंत्रण है ना उसकी शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्टून में हकीम के रूप में दिखाया गया है, यानी इस कार्टून में संसद को किसके रूप में दिखाया गया है, तो ये हकीम के रूप में संसद को दिखाया गया है, ये पूरा हकीम के रूप में दर्शाया गया है संसद को। अब आते हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 120 पे एक और चित्र है। ये देखें पेज नंबर 120 पे है, पूरा आ नहीं रहा है, आप ऐसे देखें, ये वाला चित्र पेज नंबर 120 पे है। ये हाँ पेज नंबर 120 पे है ये। इस चित्र में आप देख सकते हैं एक मिनट ब्लर, हाँ ये रहा। इस सदस्यों ने वॉकआउट नहीं किया है, इसके अध्यक्ष ने बाहर निकाल दिया है। स्पष्ट ऐसी स्थिति अक्सर आती है, यानी पहला क्वेश्चन था ये 4 नंबर में पूछा था, ये चित्र दे के 4 नंबर में पूछ लिया था। इन सदस्यों ने वॉकआउट नहीं किया है, वॉकआउट इन्हें अध्यक्ष ने बाहर निकाल दिया है, यानी ये वॉकआउट नहीं, आउट किए गए हैं, यानी बाहर निकल जाओ संसद से। ऐसी स्थिति अक्सर आती है, आप ये देखें ये वाला चित्र, ऐसी स्थिति अक्सर आती है। क्यों, पहला पॉइंट में आप लिखेंगे क्यों आती है। पहले पॉइंट में सदस्यों को सदन से बाहर निकालने की स्थिति कम होती है। दूसरा है साधारण तौर पर अध्यक्ष सदस्यों को समझा बुझाकर अनुशासित कर लेता है। तीसरा है अगर फिर भी कोई सदस्य ना माने और अनुशासन भंग करता है तो अध्यक्ष के समक्ष सदस्यों को बाहर कर देता है, यानी जो अध्यक्ष होता है अगर बात नहीं मान रहे तो बाहर कर देगा। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे ऐसी स्थिति किसी एक सदन द्वारा नहीं आती बल्कि सामूहिक रूप से आती है, जैसे कि कार्टून में प्रदर्शित किया गया है कि किसी एक के लिए नहीं आती है कि सभी के लिए आया। ये कार्टून देखें आप। वॉकआउट करना उचित तरीका है क्या, ये बात सही है, सत्य है, स्पष्ट कीजिए। आप लिखेंगे नहीं, वॉकआउट करना उचित तरीका नहीं है। संसद एक ऐसा मंच है जहां पर वाद विवाद, चर्चा, बहस, सहमति के आधार पर किसी समस्या का समाधान खोजा जाता है। इसमें ये विधायिका वाला जो चैप्टर है ये एंड यहीं हो जाता है। अब मतलब ये पूरी तरह एंड यहीं हो गया विधायिका वाला चैप्टर। इसमें अब क्या है, ये संघवाद जो 7वां चैप्टर है, वीडियो नंबर 2, यानी विधायिका का वीडियो नंबर 2 हमने देखा। अब संघवाद का वीडियो नंबर 2 देखेंगे। इसमें हम देखेंगे भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण, यानी संघात्मक है। एक याद रखना, ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है।
पहला संघात्मक और दूसरा एकात्मक, ये शब्दों का खेल रखता है यहाँ पे। भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण बताइए या विशेषता बताइए। भारतीय संविधान में एकात्मक वाला अगला है, ये देखिए एकात्मक का अगला वाला है ये वाला क्वेश्चन, इसीलिए इसको मैंने बनाया है दो तरह से। ये 6 नंबर में पूछता है हमेशा, ये बड़े क्वेश्चन हैं। 60 ये रहा, इसमें एक ही कार्टून है संघात्मक वाले में। पहला है, आप देखेंगे संघात्मक विशेषता या लक्षण क्या है भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था में। भारतीय संविधान के द्वैय राज्य पद्धति, यानी 2 राज्य पद्धति हैं संविधान में। संघ स्तर पर केंद्र एवं राज्य स्तर पर राज्य पद्धति को अपनाया गया है, यानी संविधान में संघ स्तर पर और यानी केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर पद्धति को अपनाया गया है। प्रत्येक को संविधान द्वारा क्रमश अपने क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियां प्रदान की गई, यानी अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से संप्रभुत्व हैं, स्वतंत्र हैं। लिखित संविधान, यानी हमारा संविधान ना केवल लिखित है बल्कि विश्व की सबसे बड़ा संविधान है भी है। वर्तमान समय 2019 में इसमें 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। शक्तियों का विभाजन आप देख सकते हैं, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य दोनों से संबंधित सूची निहित है, यानी जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्य इन दोनों से संबंधित सूचियां निहित, यानी जो हमने समवर्ती सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची, केंद्र सूची पढ़ी थी, वो सारी 7वीं अनुसूची में है संविधान के। चौथा है, आप इसमें लिखेंगे संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्च है क्योंकि कोई भी शक्ति संविधान में से ऊपर नहीं है, क्योंकि संविधान के दायरे में रहकर ही कार्य करेंगे। संविधान से अगर बाहर आप कार्य करेंगे तो आप पे कार्रवाई की जा सकती है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी जो स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे है, भारत में किसी भी जो विधायिका कार्यपालिका है इनका नियंत्रण क्या होता है कि न्यायपालिका पे बिल्कुल नहीं रहता है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जो सरकार को तानाशाह नहीं होने देता, ये संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखती है। केंद्र और राज्य के विवादों को निपटाती है बिल्कुल। छठा है 3 स्तरीय सरकार, यानी जो भारत है अपना संघीय व्यवस्था में त्रिस्तरीय है, केंद्रीय स्तरीय, राज्य स्तरीय और स्थानीय, यानी जिसमें पंचायत नगर निगम आ जाते हैं स्थानीय में वो, यानी 3 त्रिस्तरीय का मतलब होता है 3 सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय सरकार। ये ग्रामीण में आप देख सकते हैं पंचायती, नगर निगम इत्यादि सरकारें आती हैं इसमें। कठोर संविधान संशोधन प्रणाली, यानी भारतीय संविधान को इतना मतलब कठोर है कि इसमें साधारण बहुमत से संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला है भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण या विशेषता, ये विशेषता है। क्या विशेषता रही है एकात्मक में? अभी तो आपने संघात्मक पढ़ा, अब एकात्मक देखिए क्या विशेषता रही है भारतीय संविधान में। एकात्मक संविधान, एकात्मक संविधान भारत में एक लिखित संविधान है जो पूरे प्रशासन को चलाने में सहायक करता है। संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान व्यवस्था है इसमें, यानी ऐसा नहीं है कि भारत में राज्य के लिए अलग संविधान है और स्टेट के लिए अलग संविधान है, सभी के लिए एक ही संविधान है, अनिवार्य है। शक्ति का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, यानी जो पावर है सबसे ज़्यादा वो केंद्र के पास है। केंद्र सूची में राज्य के मुकाबले ज़्यादा विषय है, यानी केंद्र के पास राज्य के मुकाबले, यानी राज्य से ज़्यादा मतलब जो पक्ष हैं, जो शक्तियाँ वो केंद्र के पास है। केंद्रीय सूची में ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। समवर्ती सूची में केंद्र को ऊपर रखा जाता है, यानी जो समवर्ती सूची है दोनों ही राज्य भी बना सकते हैं कानून समवर्ती सूची में और केंद्र में। जब बात महत्वपूर्ण कानून की आएगी तो केंद्र को सबसे ऊपर रखा जाएगा। अगला है एकल नागरिकता।
भारत में एकल नागरिकता है। कैसे? भारत का संविधान कनाडा की तहत एक नगरीय नागरिकता व्यवस्था पर अपनाया है, मतलब वो केवल भारतीय नागरिक हैं। आप ये कहें कि मैं तमिलनाडु नागरिक हूँ, राजस्थानी हूँ, नागरिक हूँ, नहीं, आप सिर्फ भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं। एकीकृत न्यायपालिका, यानी एकीकृत एक ही न्यायपालिका है त्रिस्तरीय पे। भारतीय संविधान द्वारा सबसे ऊपर उच्च न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना की गई है और इसके अधीन राज्य उच्च न्यायालय होते हैं। न्यायालयों को एक व्यवस्था केंद्रीय राज्य कानून दोनों पर लागू होता है, यानी जो न्यायालयों का एक व्यवस्था है उसमें जो केंद्र और राज्य दोनों हैं उन पर दोनों पे कानून एक ही लागू होता है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल राज्य के प्रमुख होते हैं, किसी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य पर नियंत्रण करता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद ये 6 नंबर का ये भी है, चाहे ये पूछे चाहे वो पूछे, लेकिन पूछता है इसमें से। छठा है संविधान संशोधन में, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। संविधान संशोधन में संघीय सरकार का अधिक महत्वपूर्ण होता है। 7वां पॉइंट आप लिखेंगे आपातकाल के समय केंद्र के पास अधिक शक्तिशाली आ जाती है। 8वां पॉइंट है केंद्रीय सरकार के पास राज्य सरकार के अधिक अखिल भारतीय सेवाएं हैं, यानी जो आईएएस आईपीएस हैं। अब आता है भारतीय राज्यों को विशिष्ट प्रावधान। जो भारतीय स्टेट हैं उनको विशिष्ट प्रावधान क्या रहे हैं, वो प्रावधान मतलब खास विशेषता क्या रही है, इन्हें एक तरह से समझें आप। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 21 में क्या कहा गया है? जो अनुच्छेद भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 झ, याद रखना झ यानी जे, भारतीय संविधान के विशिष्ट प्रावधान क्या रहे हैं, सॉरी भारतीय राज्यों को विशिष्ट प्रावधान यानी विशिष्ट यानी शक्ति, मतलब उनमें अलग से क्या विशेषता है उनके भारतीय संविधान में। तो इसमें लिखा गया है जो भारतीय संविधान है उसमें भाग 21 में से जो अनुच्छेद 371 से 371 झ तक का 12 राज्य जो 12 स्टेट हैं, 12 स्टेट के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इन राज्यों के नाम हैं महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और कनाडा, गोवा। ये वो सभी राज्य हैं जिनको भारतीय संविधान से विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं। इसका उद्देश्य इन राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना था। इन राज्यों के जनजातीय लोगों के आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना। इन राज्यों को कुछ अंशत इलाकों में जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थापना करना होता है, या इन राज्यों के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना होता है। अब इसमें एक विशिष्ट प्रावधान जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछता है 4 नंबर में। कैसे पूछेगा? भारतीय राज्यों को विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर, उदाहरण के सहित बताएं, उदाहरण के सहित बताएं। तो ये हो गया आपका उदाहरण, उदाहरण है ये, उदाहरण, उदाहरण, ये इतना तो लिखना है। अब उदाहरण से सही कैसे? अब जम्मू कश्मीर का उदाहरण ले सकते हैं आप। जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अनुसार ये सुनिश्चित प्राप्त है। अब 370 को हटा दिया गया। आप एक बात याद रखें, आपका ये बुक अपडेट नहीं है, आप इस बात को ज़रूर लिखें कि 370 मोदी जी ने हटा दिया है, लेकिन उसको विशेष दर्जा पहले प्राप्त था, उस पर बात की जा रही है। जम्मू और कश्मीर के अनुच्छेद 370 के अनुसार ये सुविधा प्राप्त है कि वह संघ सूची और समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून और उसे इस राज्य में लागू करने के लिए सहमति होती है। यानी जो संसद है वो संघ सूची या समवर्ती सूची किसी भी कानून को बनाती है तो पहले वो जम्मू कश्मीर के से सहमति लेगी, तब कानून लागू होगा। इस प्रकार जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त अशांति के कारण आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता है। इसमें आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। अब आता है कार्टून, ये संघवाद वाला है, पार्ट 2 है इसका। कार्टून
कार्टून देखेंगे आप, ये वाला कार्टून, ये वाला कार्टून NCERT 167 167 पर ये वाला कार्टून देखें आप, ये वाला। इस कार्टून में व्यक्ति से घिरा हुआ व्यक्ति कौन है? ये जो व्यक्ति हैं इनमें घिरा ये व्यक्ति कौन है? ये हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस कार्टून में दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस समस्या, ये जो है ये समस्या अपनी अपनी समस्या लेके आए, किस समस्या को दर्शाया गया है, किस समस्या को बताया गया है वो बताना है। तो इस कार्टून में नए राज्यों की मांग की समस्या को दर्शाया गया है कि हमें नए स्टेट दीजिए, यानी चाहे जैसे दीजिए, भाषा के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, अधिकतर जो भी मांगे होती हैं, जो समस्याएं हैं वो समस्याएं यहाँ दिखाई गई हैं कार्टून के माध्यम से। नए राज्यों की मांग की समस्या होती है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है इसमें, ये लास्ट क्वेश्चन बचता है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, न्यायिक अतिक्रमण यानी जुडिशरी ओवररीच। जुडिशरी ओवररीच क्या है? ये आप में ना, ये था न्यायपालिका वाले चैप्टर में क्वेश्चन छूट रहा था, तो मैं इस वीडियो में रिकवर कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें समझ लो 3 चैप्टर की पार्ट 2 हो गए। न्यायपालिका में न्यायिक अतिक्रमण यानी जुडिशरिकल ओवररीच, ये क्या होता है? इसकी परिभाषा आप देख लें। जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से परे काम करता है, यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर आके काम करेगा, जब न्यायालय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भारतीय न्यायालय है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आके काम करता है और उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करता है जो प्रशासन या विधायिका के जिम्मेदारी होती है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है अपने उन अधिकार क्षेत्रों से बाहर, मतलब अपने जो अधिकार जो शक्ति उस क्षेत्रों से बाहर होकर काम करेगा। किन क्षेत्रों में? जिन क्षेत्रों में प्रशासन और विधायिका की जिम्मेदारी होती है, तो उसे न्याय अतिरिक्त रूप से जाना जाता है। यानी विधायिका और प्रशासन का जो काम अगर न्यायपालिका कर रही है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए, तो उसे न्यायिक अतिरेक या अतिक्रमण या जुडिशरी ओवररीच कह सकते हैं। अब दूसरी तरह से ये समझ सकते हैं, ये दूसरी परिभाषा है, जो प्रशासन विधायिका की विधायिका और कार्यकारी लापरवाही या अक्षमता का प्रत्यक्ष प्रभाव न्याय से अतिरेक है। 3 बिंदु हैं, ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है। न्यायिक अतिरेक क्या है, इसका उदाहरण से बताइए, ये मैंने उदाहरण भी बताया, या तो न्यायिक तरीके के कार्य या लाभ बताइए। इसमें 3 ही क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए जब इसमें एक बिंदु है, न्याय अतिरेक एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें एक अदालत संविधान और अन्य कानून दस्तावेजों द्वारा परिभाषित अपने वैध सरकार से आगे निकल जाती है। तीसरा गोल बिंदु आप लिखेंगे, कार्यपालिका की स्थिति पर न्यायालयों द्वारा भी अतिक्रमण किया जाता है जो कार्यकारित निर्णय लेते हैं। न्यायिक अतिक्रमण यह इंगित करता है कि न्यायालयों ने कानून प्रवर्तन, नीति निर्माण या कानून बनाने या कार्यपालिका के दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप करने जैसे कर्तव्यों को अपनाकर शक्तियों में अलग करने की विचारधारा को बाधित करती है। अब न्याय अतिक्रमण का क्या उदाहरण रहा है वो आप देख लें। इसकी मूल संरचना पे देख लें न्याय अतिक्रमण का। ये ऐसा है, 2 नंबर में भी ये पूछ लेता है। ये जो दूसरा ये पहला चैप्टर में से है, ये मैंने उसी का उदाहरण एक उठा लिया है। मूल संरचना यानी संविधान की जो मूल संरचना है उसका एक न्याय अतिक्रमण का एक उदाहरण मान लेते हैं। मूल संरचना का विस्तार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामला, जो केशवानंद भारती मामला 1973 में आया था, ये 1 नंबर में ही पूछ लिया गया था। केशवानंद भारती मामला कब आया था, तो याद रखने 1973 में आया था। विकास किया गया, यह निर्णय लिया गया कि संसद के पास संविधान को बदलने का व्यापक शक्ति इस अधिकार इस्तेमाल निश्चित काल के मौलिक ढांचे में काम करने या निरंतर या नष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता। यानी जो मौलिक संसद के पास
जो भी अधिकार या शक्तियां हैं वो संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन या उसे नष्ट नहीं कर सकती। संविधान के मौलिक हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास निकट भविष्य में बुनियादी ढांचे में नए कानून या अवधारणाओं से जोड़ने का अधिकार है, अवधारणाओं से जोड़ने का अधिकार है। ये आपका हो गया उदाहरण। अब आता है ये है न्यायिक अतिक्रमण के लाभ या कार्य। क्या कार्य करता है न्यायिक अतिक्रमण या लाभ? पहला आप लिखेंगे, सॉरी ये हो गया 5वां और ये हो गया 6ठा, ये मैंने डाले नहीं थे पॉइंट, ये 5वां 6ठा हो गया। ठीक, पहला कार्य या लाभ आप बताएंगे न्यायिक अतिक्रमण विधायिका और कार्यपालिका की निष्क्रियता को संबोधित करता है। जो कार्यपालिका विधायिका पालिका का जो कार्य है अगर वो न्यायपालिका करती है तो उसे न्याय अतिक्रमण कहते हैं, उसकी निष्क्रियता को संबंधित करता है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे न्यायिक अतिरेक अदालत प्रणाली की गतिविधियों और जन समर्थक पूर्वाग्रह को बढ़ाता है। तीसरा लिखेंगे संविधान के कुछ प्रावधानों जैसे अनुच्छेद 14, 19, 21 और 32, जो अनुच्छेद 14, 19 और 21, 32 को व्यापक अर्थ प्रदान करके ये संविधान की भावना की रक्षा करने में सहायता करता है। चौथा है शासन के खुलेपन और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। जो शासन का खुलापन है और जवाबदेही उसको बढ़ावा देता है। पांचवा लिखेंगे सरकार को मनमाने ढंग से कार्य करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकता है। यानी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो अपने मनमाने ढंग से मतलब अपने मर्जी से काम करने से, कार्य करने से नागरिकों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना हो जाए, उसकी वजह से ये रोकता है। छठा पॉइंट लिखेंगे ये सुनिश्चित करता है कि कार्यकारी जांच और संतुलन के अधीन है। जो कार्यपालिका है वो जांच और संतुलन के अधीन है। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें यार। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे भाई, बढ़वा दो। वीडियो देखने के लिए अभी तक धन्यवाद।